सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज हम इस पाठ में नीच भंग राजयोग को पढ़ेंगे और जानेंगे कि नीच भंग राजयोग होता कब है और इसका कंडीशन जो है वो कैसे मीट होगा। और ये एक बहुत ही भ्रांति वाला टॉपिक है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित जो है गलत रूप में है हमारे ज्योतिष में, और इसी को मैं दूर करने का प्रयास आप लोगों के सामने चाहता हूँ। तो इस पाठ में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि नीच भंग होता कब है और उसे कैसे हम अपने कुंडली में प्रयोग ला सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। और मेरा ये शोध का विषय है कि जो भी हम गलत अपने ज्योतिष में है उसको दूर करने का प्रयास रहेगा। साथ ही साथ आप यदि कुछ वीडियो में गलती पाते हैं तो उसे आप कमेंट करें, या उसे नहीं पाते हैं तो उसे भी बताएं, क्योंकि देखिए हमारा जो ये शास्त्र है इसमें काफ़ी छेड़खानियाँ हुई है और इतने सारे छेड़खानी हुए, साथ ही साथ नष्ट भी हुए। तो नष्ट और छेड़खानी के कारण हो सकता है कि कुछ श्लोक वस्तुतः जैसे थे वैसे आज के डेट में नहीं है। तो वो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ड्यूटी बनता है कि हम उसको सुधारें और सही रूप से आने वाले पीढ़ियों को दे। और मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग इसको आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। तो चलिए इस यात्रा को आरंभ करते हैं और आगे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये टॉपिक काफ़ी गलत रूप से लोगों के मस्तिष्क में है, तो वो सबसे पहले हटा दे। वो क्या है वो मैं इस कुंडली के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये जो कुंडली है ये कर्क लगन की कुंडली है और इसमें हम देख ले तो दो ग्रह सूर्य और शुक्र जो है वो उच्च का है, और साथ ही साथ गुरु और बुध जो है नीच का है। तो यहाँ पे क्या है कि दो ग्रह नीच का है, दो ग्रह उच्च का है, लेकिन क्या है कि बुध और शुक्र एक ही भाव में यानी नवम भाव में मीन राशि में होते हुए उच्च और नीच दोनों का उसी एक ही भाव में हो गया। तो लोग यहाँ जैसे ही बुध और शुक्र को नीच और उच्च का देखे एक ही भाव में तो बोले बुध का नीच भंग हो गया, जो कि पूर्णतः गलत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दिखने में हमें आसान लग रहा है। तो जो भी ज्योतिष कहते हैं ना कि कम पढ़े हैं या फिर गलत रूप में पढ़ लिए हैं या उन्हें गलत रूप में प्रस्तुत कर दिए हैं, वो ये है कि इसे देखने में आसान है इसलिए उन्होंने कह दिया कि यही सही है। लेकिन हमारे शास्त्रों में यानी कि जो शास्त्र हमारा चाहे वृद्धहोरा शास्त्र या और भी जो है, वहाँ पे इसका वर्णन कुछ अलग ही किया गया। चाहे फल दीपिका है, ये मेरे द्वारा कोई नहीं दिया गया, वो शास्त्र में जो लिखा है मैं उन श्लोकों को आपके माध्यम को लाता हूँ और उसके थ्रू आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ कि क्या उसमें सही लिखा हुआ है, और उससे कुंडली में आप अप्लाई करके देखें। अपनी कुंडली में यदि बन रहा है तो अपनी कुंडली में लगा के देखें, और नहीं तो जिसकी भी कुंडली आप देख रहे हैं उसमें उसे देखें। तो ये जो है ये चीज़ को हमें हटाना है। अब देखिए होता क्या, जब किसी भाव में कोई ग्रह नीच का होता है तो उस भाव का बल यानी भाव बल जिसे हम बोलते हैं उसे वो कम कर देते हैं, यानी उस भाव के बल मिलने में कम हो जाती। साथ ही साथ वो जिस भावेश है, जिस भाव का वो अधिपति है, उस भाव में भी कमी लाएगा। तो यहाँ पे क्या है, गुरु जो है सप्तम में नीच का बैठा यानी उस भाव के बल को कम कर दिया। इसी तरह शुक्र जो है यदि 9th हाउस में उच्च का बैठा तो उस भाव में बल बढ़ोतरी लाया, और बुध जो है उसमें कमी लाया। तो ये क्या होता है कि उस भाव के जो बल में कमी बुध लाया उसे वो बढ़ाएगा, ना कि बुध के नीच को भंग कर रहा है। दोनों में अंतर है, और मैं आशा करता हूं कि इस वाक्य से आप समझ पाए होंगे कि वो बुध के नीचता को भंग नहीं कर रहा है, लेकिन उस भाव को यानी नवम भाव में जो प्रादुर्भाव आए हैं उसे दूर शुक्र जरूर कर दिया है। तो ये हो रहा है। तो दोनों चीज में अंतर है, उसे आप शायद समझ पाए होंगे। चलिए तो देखते हैं सूत्र क्या कहता है। तो पहला सूत्र, ऐसे 4 सूत्र हैं और ये जो सूत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है और सबसे बलवान सूत्र, यानी ये सूत्र यदि लगता है तो बिल्कुल ही राजयोग सबसे बलवान वाला जो नीच भंग राजयोग है वो होगा, इसीलिए इसे पहला सूत्र है। इसमें क्या कंडीशन है, ये कंडीशन भी थोड़ा टफ है। कंडीशन क्या है कि नीच राशि का स्वामी
चंद्रमा से केंद्र में हो और नीच राशि का उच्चनाथ चंद्रमा से केंद्र में हो। नीच राशि का स्वामी तो आप सभी जानते होंगे, जैसे कि इस कुंडली में जो बुध है वो मीन राशि में, यानी उसके स्वामी क्या हुए गुरु, यानी गुरु को चंद्रमा से केंद्र में होना होगा और नीच राशि का उच्चनाथ। अब उच्चनाथ एक नया शब्दावली आप सुनिए या नया शब्द आपके लिए हुआ, तो उसे हम आगे समझते हैं क्या होता है। तो चलिए पहले वो उच्चनाथ समझ लेते हैं और फिर इस श्लोक पे दोबारा आएंगे। उच्चनाथ, देखिए हमारे जो शब्द हैं वो अपने जो शब्दावली निकल रहा है, यानी उसका खुद यथार्थ, अपना यथार्थ खुद बताते। जैसे उच्चनाथ शब्द हुआ, यानी एक शब्द हुआ उच्च, दूसरा हुआ नाथ। उच्च मतलब आप समझ गए कि वो जो उच्च और नीच वाली बात है, यानी अपनी उच्चता पे है वो, और साथ नाथ, नाथ यानी स्वामी, यानी कोई भी ग्रह जहाँ पे उच्च का होगा उसके जो स्वामी होंगे उसे उच्चनाथ बोलेंगे। जैसे कि सूर्य जो है मेष लगन में, सॉरी मेष राशि में जो है वो उच्च का होता है, यानी मंगल उसके जो है उच्चनाथ हो गए। इसी तरह चंद्रमा जो है उच्च का होता है वृषभ राशि में, तो शुक्र उसके उच्चनाथ हो गए। मंगल उच्च का होता है शनि मकर में, यानी वो शनि मकर के स्वामी हैं, यानी मंगल के उच्चनाथ जो है वो शनि हो गए। इसी तरह बुध के उच्चनाथ बुध ही क्यों हुए, क्योंकि बुध जो है कन्या राशि में उच्च का होता है, इसीलिए उसके स्वामी बुध होते हैं। इसी तरह गुरु के उच्चनाथ चंद्रमा कैसा हो गया कि गुरु जो है कर्क राशि में उच्च का होता है, इसलिए चंद्रमा हो गए। शुक्र का उच्चनाथ गुरु क्यों हुआ, क्योंकि शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होता है और मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। इसी तरह शनि उच्च का होता है तुला में और तुला के स्वामी शुक्र होते हैं, इसीलिए शनि के उच्चनाथ शुक्र हो गए। तो मैं आशा करता हूँ कि इसे आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, और इसको नहीं होता तो दोबारा या तिबारा जितने बार सुन के उसे समझ ले या कहीं ना कहीं इसे लिख ले। अब चलिए इस सूत्र को पुनः लगाते हैं और फिर समझते हैं, एक कुंडली में लगाते हैं। तो सबसे क्या हुआ, नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में, यानी कि यदि वही कुंडली होती तो उसके स्वामी यानी जो है गुरु जो है वो गुरु जो है चंद्रमा से केंद्र में होता। और है ये, अथवा नहीं है, और है, यानी और दूसरा कंडीशन क्या मेट होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि नीच राशि का उच्चनाथ, यानी उसके उच्चनाथ कौन है, तो बुध के उच्चनाथ बुध ही हो गए। यानी बुध और गुरु यदि दोनों चंद्रमा से, बुध और गुरु यदि चंद्रमा से दोनों यदि केंद्र में हो जाते तो बुध का नीच भंग होता है। जैसे कि कुंडली में फिर दोबारा चलते हैं हम लोग, तो यहाँ आप देख ले, तो यहाँ जो है बुध तो चंद्रमा से केंद्र में, यानी बुध के उच्चनाथ तो चंद्रमा से केंद्र में है, लेकिन गुरु जो इस राशि के स्वामी हुए वो चंद्रमा से केंद्र में। यदि गुरु यहाँ होता मीन में तो ये नीच भंग हो जाता, या फिर चंद्रमा से कहीं भी गुरु जो है केंद्र में हो जाता, या वो यहाँ हो जाता, या वो यहाँ हो जाता, या वो खुद यहाँ हो जाता, तो भी नीच भंग हो जाता। ठीक है, तो नीच भंग नहीं हो रहा है इस कुंडली में, इसे हम बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए। अब चलिए इस कुंडली में उसी तरीके से हम समझ रहे हैं कि शनि यहाँ नीच का है, यानी इसके नीच के स्वामी कौन हुए, मंगल, क्योंकि मेष लग्न है, मेष लग्न भी है और मेष में शनि नीच का होता है, तो लग्न को ना माने, मतलब मेष नीच राशि का स्वामी जो हुआ वो मंगल हो गया। ठीक है, यानी मंगल चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए। देखिए चंद्रमा यहाँ पे स्थित है तो बिल्कुल है। साथ ही साथ क्या है, शनि के जो उच्चनाथ हो गए, शनि के उच्चनाथ कौन हो गए, तो शुक्र हो गए, क्योंकि तुला राशि में उच्च का होता है, यानी शुक्र भी चंद्रमा से उच्च का। तो जब ऐसी स्थितियां बनेगी तब ही जाकर के शनि का नीच भंग होगा, और वो नीच भंग राजयोग हो जाएगा, वो बहुत बड़ा योग बनेगा। तो चलिए ये कुंडली है, इसमें हम देखते हैं। तो यदि यहाँ पे देख ले तो शनि जो है वक्री होकर के नीच का मेष राशि में स्थित है। तो अब क्या हो रहा है कि शनि यहाँ नीच हो रहा है। अब देखते हैं कि उसका नीच भंग होता है कि नहीं, जो सूत्र लिखा हुआ है उसके अनुसार। तो देख ले कि शनि का जो नीच राशि का स्वामी वो मंगल कहाँ पे स्थित है, तो सप्तम भाव में स्थित है। और चंद्रमा कहाँ स्थित है, दशम में केंद्र में स्थित है। मंगल भी केंद्र में स्थित है। और शुक्र जो है यहाँ जो शनि के उच्चनाथ है वो भी चंद्रमा से केंद्र, यहाँ में चंद्रमा से केंद्र है, केंद्र में हो चाहे ना हो, लग्न से केंद्र में नहीं देखना है, चंद्रमा से केंद्र। तो चंद्रमा से शुक्र भी केंद्र में है और मंगल भी केंद्र में है, यानी कि ये पूर्णतः नीच भंग राजयोग इस कुंडली में हो रहा है। और ऐसे जातक को बहुत ही बढ़िया एक राजयोग का फल मिलेगा, यदि उस समय उस दशा
आएगी, यानी शनि की दशा यदि लगेगी इस जातक को तो बहुत ही बढ़िया उत्कृष्ट फल मिलेगा, ना कि नीच का फल मिलेगा, बल्कि उससे विपरीत नीच भंग होगा, और नीच भंग राज्य होगा, उसे कहीं बहुत ही ऊपर ले जाएगा। और इस कुंडली में सामान्यता भी नीच भंग हो रहा है, तो इन जनरल भी बहुत अच्छा फल मिलेगा। और यदि शनि की दशा आ गई तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट वो करेगा। चलिए, अब हम ये समझ लिए। अब अगले पाठ में हम और जो 3 उसके नियम है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि नीच भंग राजयोग और कैसे कैसे होता है, और उसी प्रकार से आप कुंडली में लगा के देखें और बताएं कि हाँ नीच का ग्रह होता है तो क्या हमें नीच का फल मिल रहा है। क्योंकि बृहदहोरा शास्त्र में खास करके जो दशा फल अध्याय उसमें नीच और उच्च का बहुत ही ज़्यादा वर्णन किया गया है, इसलिए हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं, हमें उसे भी देखना चाहिए। और साथ ही साथ हमें जो योग सब ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण योग हैं उनको तो जरूर पढ़ना चाहिए और उसे हमें याद रखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है वहाँ तक तो आप जरूर पढ़ाएं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि जो शास्त्र या जो विद्या हमें दी गई है वो यदि विलुप्त हो रहा है उसे हम आगे बढ़ाएं, ना कि आप सिर्फ इसे सोचे कि मॉनेटरी बेनिफिट या कुछ उसके लिए ये वीडियो कदापि, ये मेरा डिस्क्लेमर है, उसके लिए वीडियो कभी नहीं बनाया गया है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, और इसको आप पढ़ें, और साथ ही साथ ये शोध पर्पस के लिए, यानी कि इसमें यदि कुछ गलती मिलता है उसे भी आप मदद करें कि हम लोग उस चीज़ को मिल करके इसे हटाएं, और जो भी हमने पढ़ा है उसके अनुसार मैंने आपको बताया है। पुनः सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।